गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी फोटो केमिस्ट्री की बात कंप्लीट हो चुकी थी। अब नई यूनिट हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। देखिए, अणु कक्षक सिद्धांत की हम बात करते हैं। आपने बहुत सारे 12th में भी, 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब भी आपने बात की थी तो अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ा होगा। अणु कक्षक सिद्धांत से पहले हमारे पास में एक और थ्योरी आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए, हम एमओटी की बात करते हैं उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी, एमओटी को हमने क्यों एक्सपेरिमेंटल हमने इस चीज़ को डिस्कवर किया, हमें वीबीटी से ऐसी कौन सी खामियां थी वीबीटी के अंदर या ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी को फुलफिल करने के लिए, जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरी थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। देखो, जो वीबीटी थी जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है इसको हाइटलर व लंडन ने इसको डिस्कवर किया था और इसने सारी जो जितने भी आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी हैं, इन सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जिनकी वजह से, जिनको फुलफिल नहीं करने की वजह से या डिस्कवर नहीं करने की वजह से हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। और नई थ्योरी को उन्होंने डिस्कवर वीबीटी के बाद में, हाइटलर व लंडन के बाद में आपका मुलिकन, हुंड और लेनार्ड जोन्स जो है, इन तीनों ने मिलकर एक नई थ्योरी डेवलप की जिसको बोला जाता है अणु कक्षक सिद्धांत या एमओटी। ठीक है, जब हम वीबीटी की बात करते हैं तो वीबीटी क्या कहता है कि अगर हमारे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अणु कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना लेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। ये कहती है वीबीटी। वीबीटी क्या कहती है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर होते हैं। एक दूसरे अपोजिट स्पिन होने की वजह से ये इजीली ओवरलैप कर लेते हैं और इजीली ओवरलैप होने की वजह से इनके अंदर मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो इजीली ओवरलैप होके बन जाएंगे। ये हो गया हमारा, जैसे आप बात करते हैं वन, फर्स्ट S1 की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट वन हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। वीबीटी क्या कहती है कि हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल को दूसरे अपोजिट स्पिन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब हम ओवरलैप करवाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे पास में क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब बात करते हैं एमओटी की। एमओटी क्या कह रहा है कि ये जो वीबीटी कह रही है वो बात गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। उनके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल हो सकता है, उनकी शेप हो सकती है, उनकी साइज हो सकती है, उनकी बॉन्डिंग हो सकती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, या उनकी सम्मिति जो होती है, सिमिट्री जो होती है वो भी एक दूसरे से अपोजिट हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट स्पिन में होंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप ही करेंगे। एमओटी के अकॉर्डिंग, जिसको किसने दिया था, मुलिकन, हुंड और लेनार्ड जोन्स ने, ये क्या कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लें तो हम हाइड्रोजन के फर्स्ट s ऑर्बिटल को दूसरे हाइड्रोजन के फर्स्ट s ऑर्बिटल, या हाइड्रोजन और एटम्स हैं, इनके फर्स्ट s ऑर्बिटल को हम दूसरे फर्स्ट s ऑर्बिटल के साथ में रखते हैं या रिएक्शन करवाते हैं, दोनों को साथ साथ रखते हैं, तो हमारे पास में दो परमाणुीय कक्षक बनते हैं, दो आपके ऑर्बिटल्स बनते हैं, यानी कि जितने हमने पार्टिसिपेट किए हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जबकि वीबीटी में ऐसा नहीं हो रहा है। वीबीटी के अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके के आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास में डेवलप हो रहे हैं। अब ये दोनों तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको बोला जाता है s2 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, ठीक है, और इनको बोला हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल से रिएक्शन होने के बाद में, आपस में रिएक्ट करने के बाद में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जबकि वीबीटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैप करने से एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ये बात आती है अपनी यहाँ पे। अब हमारे पास में जो एमओटी है
है उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि वीबीटी के अंदर बहुत सारी कमियां रह गई थी। जैसे वीबीटी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रही थी। इसने क्या कहा, ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है आपके पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, लेकिन एमओटी के अंदर डिस्क्राइब करके क्या कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होती है, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास में बनेंगे। तो पहला वीबीटी की कमी कौन सी आ गई, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहा था। दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक नेचर, आपका जो वीबीटी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक नेचर को भी नहीं बता पा रहा था। वीबीटी जो है वो मैग्नेटिक नेचर को भी नहीं बता पा रहा था। तो हम वीबीटी की कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली कमी तो हमारे पास में आई, हमारे पास में पहली कमी कौन सी आई, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की बात ये नहीं कर रहा था। दूसरी हमारे पास आई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक नेचर, इसकी बात भी ये कंप्लीटली नहीं कर पा रहा था। इस कैसे नहीं कर पा रहा था, इसके अकॉर्डिंग यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं O2, इसके अकॉर्डिंग O2 जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे आपके एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो आपके चुंबकीय क्षेत्र में लाने के बाद में थोड़ा सा रिपल होते हैं, यानी कि चुंबक से दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके डायामैग्नेटिक्स कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल आपकी जो वीबीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता बंध सिद्धांत जो है उसके अकॉर्डिंग तो O2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन एमओटी ने इसको एक्सप्लेन किया, एमओटी ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इसको जब एक्सप्लेन किया तो O2 की जो आपकी पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक नेचर आया था वो उसका अपोजिट आ गया। वो कैसा आ गया, पैरामैग्नेटिक। यानी कि जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में या मैग्नेटिक रीजन्स के अंदर रखा जाता है तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट फील करता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करता है। तो O2 जो मॉलिक्यूल्स है वो वीबीटी के अकॉर्डिंग डायामैग्नेटिक होता है और एमओटी के अकॉर्डिंग हमारा कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो हम बहुत सारी मैग्नेटिक नेचर्स हैं, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जब मैग्नेटिक नेचर्स को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो वीबीटी होती है जो स्टेबिलिटी की बात करती है, स्थायित्व की बात तो करती है कि मॉलिक्यूल्स का स्थायित्व कितना होगा या एटम्स का स्थायित्व क्या कितना होगा या आयंस का स्थायित्व कितना होगा, लेकिन ये इनके ऑर्डर्स को नहीं बता पाती है कि किसका कितना ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया H2, H2+, H2-, ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए। नॉर्मली हम बता सकते हैं कि इनके अंदर से मोर स्टेबल कौन सा होता है, तो आपके वीबीटी के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल आपका H2 होगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, आपके ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हमारे पास में जब हम एमओटी की बात करते हैं, एमओटी की बात के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रीजंस आते हैं कि जो वीबीटी है वो इनके बारे में ये नहीं बता सकता कि इन तीनों में से मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा और फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। ये केवल आपके जो डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स उनके बारे में बात करता है, जैसे H2, O2, N2, इन सब के बारे में बात करता है, न कि कभी भी H2 पॉजिटिव या H2 नेगेटिव की बात करता है। यानी कि इनके ऑर्डर्स को ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकती है वीबीटी, इसलिए इनके ऑर्डर्स को डिफाइन करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एमओटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि बॉन्ड्स कितने होंगे, तो हमने वीबीटी में देखा होगा बॉन्डिंग का नंबर्स 1, 2, 3, यानी कि ये कंप्लीट नंबर को शो करता है। जबकि एमओटी है वो हमको ये बॉन्ड्स बताती है कि 1.5 क्या होता है, 2.5 क्या होता है, 3.5, यानी कि फ्रैक्शनल जो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उनके बारे में भी, फ्रैक्शनल जो बॉन्ड्स है उनके बारे में भी आप उनको कौन बता रहा है, वीबीटी नहीं, एमओटी बता रही है। यानी कि वीबीटी तो हमें कंप्लीट बॉन्डिंग बताती है, लेकिन एमओटी हमें फ्रैक्शनल बॉन्डिंग के बारे में भी बात करती है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ये तो बताता है 1, 2 and 3, जबकि एमओटी 1.5, 2.5, 3.5, यानी कि फ्रैक्शनल जो बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग है उसकी बात करता है एमओटी। इसलिए हमें किसी के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, कितने 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, इनके अलावा भी बात करने के लिए, उनकी बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग को बताने के लिए हमें एमओटी की जरूरत पड़ी थी। तो ये तो बात थी हमारी वीबीटी और एमओटी के अंदर डिफरेंसेस क्या है, या वीबीटी की कौन सी ऐसी कमियां थी जिनको
कम ओवर करने के लिए या उनको जिनको हटाने के लिए, जिनको दूर करने के लिए हमें एमओटी या नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी थी। अब हम बात करते हैं एमओटी की। देखिए एमओटी के कुछ मेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने बात की थी एमओटी के बारे में। देखो कोई भी थ्योरी जब बनती है तो उस थ्योरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उससे पहले वाली थ्योरी के अंदर क्या कमियां थी। अगर हम कोई भी थ्योरी डेवलप करते हैं तो हमें उससे पहले वाली जो थ्योरीज डेवलप हो रखी है उनके बारे में बात करनी होती है, इसलिए मैंने आपसे वीबीटी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। हालांकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है वीबीटी के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने मेन पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं वीबीटी को। और जब आप एक्सप्लेन कर पाते हो, उसकी कमियों को एक्सप्लेन कर पाते हो कि कौन कौन सी कमियाँ रही है, उन्हीं कमियों को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में एमओटी आई है। अब बात करते हैं एमओटी के मेन पॉइंट्स की। तो हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। देखिए आपका जो मेन पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मुख्य अभिकृत बोल सकते हो, मुख्य अभिधारणाएं बोल सकते हो, कुछ भी आप हिंदी में इसका वर्जन ले सकते हो। मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बिंदु लेते हैं या सबसे मेन पॉइंट जो पहला लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को और एमओ से रिप्रेजेंट करेंगे हम मॉलिक्यूल को। देखिए ये बात हो गई हमारी एटम्स और मॉलिक्यूल की। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारे पास में एओ होते हैं वो एओ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास में हो सकते हैं फर्स्ट एस हो सकते हैं, 2s हो सकते हैं, 2p हो सकते हैं, 3s हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में आप रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एस को हम शो करते हैं 1, ओनली 1 से। 2s होगा वो भी, उसका भी एक ऑर्बिटल होगा। p वाले होंगे, p के दो होते हैं, px, py और pz। और 3s ऑल्सो समवन हो कि वो भी एक ऑर्बिटल यानी कि एक ही आपका घर होता है जिसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा से बात कर सकते हैं, पाई से बात कर सकते हैं, डेल से बात करते हैं एंड सो ऑन से। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की, तो बीएससी थर्ड ईयर में सिलेबस बहुत लिमिटेड है। इसके अंदर हम सिग्मा की बात कर सकते हैं और पाई की बात कर सकते हैं, डेल की बात हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये एमएससी लेवल्स के अंदर आता है जिसमें हम बात करते हैं डेल क्यों कौन कौन से आपके ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके जितनी संख्या, मैंने पहले भी कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं एमओटी थ्योरी के, तो जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो कितना हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल अणुकक्षक जितने होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन फिक्स होते हैं कि कौन कितने होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इसके नाम के थ्रू फर्स्ट एस, 2s, 2p इनके नाम के अकॉर्डिंग शो करते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, सिग्मा और पाई या डेल हो सकते हैं। डेल के बारे में हम बात करेंगे नहीं क्योंकि डेल तो हमारे हायर लेवल्स के अंदर आता है, हमारे बात करते हैं सिग्मा और पाई की, क्योंकि हम बीएससी पार्ट थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारा तीसरा जो मेन पॉइंट आ रहा है नंबर 3 पॉइंट हमारा कौन सा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म यानी कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, ये बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट या कंबाइनिंग, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में हमारे पास में क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे, जब हमारे पास में मान लो हमारे पास में ये है फर्स्ट एस और हमने दूसरा पार्टिसिपेट कर लिया फर्स्ट एस। ये तो हो गए हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल और इन्होंने मिलकर क्या बना लिए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सिंपल सी चीज है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि ये फॉर्म्स कैसे होते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे मेन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं।
हमारी बात हो गई है एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे रिएक्शन करेंगे उतने आपके क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि जब हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करवाया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने क्या करवाया, पार्टिसिपेट करवाया, तो इनसे हमारे पास में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब ये दो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास में बन रहे हैं वो किस तरीके से बनेंगे, आपने एक श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रखी होगी। मान लो यहाँ पे ये भी हमारे क्या है, फर्स्ट एस, ये भी क्या है हमारा फर्स्ट एस। श्रोडिंगर इक्वेशन के अनुसार जो ऑर्बिटल क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो ज़्यादा होती हो। अब इलेक्ट्रॉन को श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग शो किया था। वेव फंक्शन को इसने इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया, वेव को किससे रिप्रेजेंट किया, साई से। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल उसको हम कह सकते हैं साई 1 और सेकंड वाले को कह देंगे हम साई 2। ठीक है, ये तक यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब देखिए जो 2 वेव्स होती हैं उन 2 वेव्स के बारे में हम बात करते हैं, तो ये वेव्स एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, एक दूसरे जैसे सेम भी हो सकती है, एक दूसरे के अंदर एडिशन भी हो सकता है, एक दूसरे के अंदर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब क्या होता है कि जब 2 वेव्स को मिलाया जाता है तो इन 2 वेव्स का मिलना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। मान लो हमारे पास में एक वेव्स है, ठीक है, ये हमारे पास में एक वेव है और ये हमारे पास में दूसरी वेव है, ये पहली वेव है और ये हमारे पास में दूसरी वेव है। तो हमारे पास में इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, पहले की हाइट बढ़ जाएगी और दूसरे की भी हाइट बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे पास में इसका एडिशन हुआ है। दूसरा हम इसी तरह का फंक्शन हम डेवलप करते हैं, अगर हमने पहली वाली वेव में से दूसरी वाली वेव को माइनस किया तो हमारे पास में जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा वो 0 रहेगा, यानी कि कोई भी रिजल्ट हमारे पास में नहीं आएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास में 2 वेव्स बनी है, एक में हमने एडिशन किया है और एक में सब्ट्रैक्शन किया है। इस वेव को बोलते हैं हम साई 1, इसको बोलते हैं साई 2। तो ये तो हो जाएगा साई 1 साई 2 का एडिशन और ये हो जाएगा साई 1 साई 2 का माइनस, यानी कि उसके दूसरे को उसके अंदर से घटा रहे हैं। अब देखो जो हमने ऐड किया है उसको तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो हमारे पास में एक दूसरे में से माइनस किया है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारी बात आ गई। अब देखो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव को बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। तो हमारे पास में पता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये होते हैं स्टेबल और ये हो गए अनस्टेबल। अब बात करते हैं हम एनर्जी की। देखिए जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉलेज में आए हो या लंच या स्कूल में पढ़ रहे हो, लंच बॉक्स मिलता है, तो लंच बॉक्स को खाने के बाद में आप में एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है और उस एनर्जी को आप क्या करते हो, या तो किसी को पीटोगे, मारोगे, एक्स्ट्रा पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करोगे, तो आपके अंदर अनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और मान लो आपने लंच बॉक्स लेके नहीं आए, आपको भूख लग रही है, आपका दिमाग बिल्कुल एकदम आप टायर्ड हो, तो आप क्या करोगे, एक जगह बैठे रहोगे, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि आपने एनर्जी को दूसरी फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया है, दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी यानी कि एनर्जी का लेवल क्या होगा, लेस एनर्जी, और अगर अनस्टेबल है तो मोर एनर्जी। अब इन सारी चीज़ों को हम फुलफिल करते हैं हमारे ऊपर वाले ग्राफ के अंदर, जो हमने बनाया है डायग्राम उसके अंदर। तो देखिए इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो ये कौन सा हो गया आपका, एनर्जी कम। एनर्जी कम है तो हमारे पास में कौन सा हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात हो गई। अब बात करते हैं, इसको बोलते बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टेबल, ये हो जाएगा अनस्टेबल। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या है, अनस्टेबल है तो डिस्ट्रक्टिव, DI इसको बोल सकते हैं, और अगर स्टेबल है तो कंस्ट्रक्टिव, CI इसको बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके अंदर होगी लेस एनर्जी, इसके अंदर होगी
मोर एनर्जी। ठीक है, अब ये हमारी बात हो गई कि दो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया और दो हमारे पास में क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक को हमने नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को नाम दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए कोई भी साइन नहीं होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से शो करते हैं। ये बात की हमने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंबाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, यानी कि इनकी कंबाइनिंग यहाँ तक हमने बात की है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बहुत सारे ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू। कल